दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाता हूं, तो कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं भी करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घंटी दबा दो। जब मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फौरन ही वीडियो देख लो। आप सभी को याद होगी प्रभास की फिल्म काल की, जिसमें अमिताभ बच्चन साहब भी थे और उसमें दीपिका का भी बहुत बढ़िया रोल था। हालांकि फिल्म काल की हिट नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी काल की 2 बनाई जा रही है। क्यों बनाई जा रही है ये मुझे नहीं पता। एक्चुअली आज की तारीख में कोई भी न्यू प्रोजेक्ट बनाना बहुत मुश्किल है, तो शायद इसी वजह से उस फिल्म के निर्माताओं ने ये सोचा है कि भाई ये प्रोजेक्ट बनाया है तो पार्ट 2 बना लेते हैं। काफी दिनों तक निर्माता और दीपिका के बीच बातें चलती रही इस फिल्म को बनाने के लिए, और फाइनली जो इस फिल्म के निर्माता हैं वो इस नतीजे पर पहुंचे कि भाई हम दीपिका के साथ काम नहीं कर सकते, हम पार्ट 2 में दीपिका को नहीं रख सकते। काल्की के निर्माताओं के मुताबिक दीपिका ऐसा मानती है कि काल्की ने जो भी बिजनेस किया है वो सिर्फ दीपिका की वजह से किया है, ना प्रभास की वजह से किया है, ना अमिताभ बच्चन साहब की वजह से किया है, ना किसी और की वजह से किया है। और यही वजह है कि दीपिका पार्ट 2 करने के लिए बहुत ही ज्यादा फीस मांग रही थी, प्रॉफिट में हिस्सेदारी मांग रही थी, और भी बहुत सारी कंडीशंस थी, जैसे कि पर डे 5 घंटे ही शूट करेगी, उससे ज्यादा नहीं करेगी। जब दीपिका कहीं शूट करने जाती है तो उसका स्टाफ होता है तकरीबन 60 to 65 लोगों का, और उन 65 लोगों को 5 स्टार होटल भी चाहिए, सबको सिंगल रूम्स। आप अंदाजा लगा लो कि कितना खर्चा आता होगा पर डे का। यहां प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे ऐसे निर्माता हैं जो खुशी खुशी दीपिका के सारे खर्चे उठाते हैं, दीपिका की सारी कंडीशंस को मानते हैं। और जब काल्की बनी तो काल्की के निर्माताओं ने भी इन सभी कंडीशंस को माना था। दीपिका ने इसी तरह से उस फिल्म का शूट किया था। तो सारी चीजों को समझने के बाद मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि काल्की के निर्माताओं ने दीपिका को फिल्म से सिर्फ इसलिए निकाला है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसे मांग रही थी इस फिल्म को करने के लिए, प्लस प्रॉफिट में हिस्सेदारी मांग रही थी। और काल्की 1 में दीपिका का ऐसा रोल है कि पार्ट 2 में उसका मेजर रोल रहेगा, तो अगर उसको चेंज किया जाता है किसी और एक्ट्रेस के साथ तो पता नहीं पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी। यही वजह है कि दीपिका को पूरा यकीन था कि निर्माता उसको इस फिल्म से नहीं निकाल सकते, और जो पैसे भी वो मांगेगी निर्माता वही पैसे देंगे। लेकिन निर्माताओं ने मना कर दिया और दीपिका को इस फिल्म से निकाल दिया। पिछले हफ्ते एक तेलुगु फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है मिराई, जिसको हिंदी में डब करके रिलीज किया गया था। यह फिल्म तेलुगु में तो बहुत बड़ी हिट हो चुकी है, लेकिन हिंदी में भी इस फिल्म ने बढ़िया बिजनेस किया है। और अब खबर आ रही है कि मिराई का पार्ट 2 भी बनने वाला है। अनुराग कश्यप का भाई है अभिनव कश्यप, वो भी डायरेक्टर है, और दबंग फिल्म को उसी ने डायरेक्ट किया था। मैंने अपने पिछले वीडियो में अभिनव के इंटरव्यू का जिक्र किया था, लेकिन अब मैंने इसका इंटरव्यू देखा है जो बहुत लंबा है। और इस इंटरव्यू में कश्यप ने सलमान की पूरी फैमिली को लपेटा है, पूरी फैमिली के बारे में बहुत बुरा भला कहा है। यहां तक कि सलमान के फादर सलीम साहब के बारे में भी बुरा कहा है, यहां तक कि सलीम साहब के फादर के बारे में भी बुरा कहा है। सलमान खान, तू किसी से आंख मिला के क्यों नहीं बात करता? ये क्या होता है? और ये क्या होता है? ये जैसे कि मैंने कहा कि ये इंटरव्यू बहुत लंबा है, तो सारी बातें तो यहां नहीं बताई जा सकती, लेकिन जो मोटी मोटी बातें इस लड़के ने कही है वो मैं आपको बता देता हूं। कश्यप ने कहा है कि सलमान इतना बड़ा घमंडी है कि रावण का घमंड भी इसके सामने कम है। सलमान खान से अगर जिंदगी में कोई कुछ सीख सकता है तो घमंड इतना करो कि काला हिरन हार्ट अटैक से मर जाए। ये मतलब रावण से भी ज्यादा घमंडी। अभी कश्यप ने इल्जाम लगाते हुए कहा है कि सलमान ने बहुत सारी लड़कियों का कैरियर बर्बाद किया है, बहुत सारी लड़कियों को हैरेस किया है। कश्यप ने कहा है कि सलमान कोई दबंग वगैरह नहीं है, ये एक गली का गुंडा है, लीचड़ आदमी है। ये दबंग खान, ये ना बनाई हुई इमेज है, ये कोई दबंग वबंग नहीं है, ये गली का छोकरा है, गली का गुंडा है। कश्यप ने यह भी इल्जाम लगाया है कि सलमान के रिश्ते अंडरवर्ल्ड के साथ हैं, और कश्यप ने यह भी इल्जाम लगाया है कि मुंबई पुलिस सलमान को प्रोटेक्ट करती है। सलमान कुछ भी गलत कर ले, सलमान पर कोई केस नहीं होता, सलमान पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कश्यप ने सलमान के एनजीओ बीइंग ह्यूमन को लेकर भी बहुत सारी बातें कही है, बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं। कश्यप ने यह भी कहा है कि अरबाज खान एक नंबर का नाकारा है, उसको कुछ नहीं आता, वो अपनी बीवी की कमाई पर पलता था। इसके आगे बढ़ते हुए कश्यप ने अरबाज खान के बेटे को पड़ोसी का बेटा कहा है। मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा है। इसको लोग बोलते थे अपनी बीवी की कमाई खाता है। आपका बेटा है अरहान,
आपको कोई आगे बोले कि आपकी औलाद नहीं पड़ोसी की औलाद है तो आपको कैसा लगेगा? इसीलिए कश्यप ने यह भी बताया कि सलमान खान ने उसको बहुत सारे मैसेज भेजे थे, बहुत धमकियां दी थी उसको, उसने पुलिस में केस किया था, पुलिस ने कुछ नहीं किया था, पुलिस ने उस केस को दबा दिया था। और जब पुलिस ने कश्यप को बुलाया कि इस पे साइन कर दो, ये केस खत्म हो गया है, तो कश्यप ने साइन करने से मना कर दिया था। लेकिन कश्यप के साइन के बिना ही पुलिस ने उस केस को बंद कर दिया और सलमान खान के खिलाफ कुछ नहीं किया। कश्यप ने यह कहा कि लड़कियों की इज्जत का सवाल है कि मैं उनका नाम यहां नहीं बता रहा हूं, नहीं तो मैं उन लड़कियों का नाम बता सकता हूं जिनके साथ सलमान ने बहुत बुरा किया, जिनको सलमान ने हरेस किया, जिनका कैरियर सलमान ने खत्म किया। ऐसी दो लड़कियों के नाम मैं भी बता सकता हूं, एक है महक चहल और दूसरी है सना खान, जो बॉलीवुड छोड़कर भाग गई है। वो सिर्फ सलमान की वजह से बॉलीवुड छोड़कर भागी थी। मैं यहां आपको यह बता दूं कि मैं किसी गलत तरीके से नहीं कह रहा हूं कि सलमान ने उनको हरेस किया या पीटा। एक्चुअली सलमान ने इन दोनों लड़कियों से वादा किया था कि वो इन दोनों को बड़ी फिल्मों में मेन लीड रोल में लॉन्च करेंगे, जो उन्होंने नहीं किया। यही वजह है कि इन दोनों लड़कियों का करियर खत्म हो गया था। कहने का मतलब यह है कि कश्यप ने अपने इंटरव्यू में सलमान खान के बारे में बहुत बुरा भला कहा है, बहुत ही खतरनाक इल्जाम लगाए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सलमान कश्यप के खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई करता है या नहीं करता। 99% मैं कह सकता हूं कि नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि एक तो कश्यप को सब कुछ पता है, कश्यप सलमान के बारे में सब कुछ जानता है। दूसरी वजह यह है कि कश्यप एक हिंदू लड़का है और सलमान को अच्छी तरह पता है कि उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, तो बोलने से कुछ फायदा नहीं है। सलमान में इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो कश्यप के सामने जाके खड़ा हो जाएगा। सलमान बहुत बड़ा डरपोक है, आप सभी जानते हैं। वो तो बाथरूम में भी सिक्योरिटी के साथ जाता है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। एक बंदा जेल में बैठ के भी इतना डरा दिया है कि संडास जाने के लिए भी 4 लोग जा रहे हैं। तो सलमान करता यह है कि जब किसी से उसको दुश्मनी निकालनी होती है तो उसके पीछे मुंबई पुलिस को लगा देता है, मुंबई के नेताओं को लगा देता है। और कश्यप के पीछे ना ही मुंबई पुलिस लगेगी और ना ही मुंबई के नेता लगेंगे। तो सलमान को अच्छी तरह पता है कि वो कश्यप का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी फ्राइडे को अनुराग कश्यप की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है निशानची। निशानची, इसकी फिल्मों के नाम भी अजीबोगरीब होते हैं। इस माल के शौकीन आदमी को फिल्मों के नाम भी अच्छे नहीं मिलते। तो जिस थिएटर पर भी ये फिल्म लगी थी वहां दंगे हो गए, पुलिस को बुलाना पड़ा, लाठी चार्ज हुआ, तब तो जाकर पब्लिक कंट्रोल में आई। पब्लिक का यह कहना था कि अनुराग कश्यप की फिल्म रिलीज हुई है, अगर हमने इसको नहीं देखा तो हमारी जिंदगी बर्बाद है, खराब है। और इस फिल्म ने पहले दिन बिजनेस किया 10 लाख रुपए का। कितना भाई साहब, 10 लाख। सेकंड डे कितने का बिजनेस किया? 8 लाख रुपए का। तीसरे दिन कितने का बिजनेस करेगी? आज संडे है, आज ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हो जाएगा 10 लाख का। और कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस 1 करोड़ से कम का होगा। यानी कि जो इस फिल्म का निर्माता है उसको शेयर पता है कितने का मिलेगा? उसको शेयर मिलेगा मैक्सिमम 30 to 40 लाख का। यानी कि इस फिल्म की शूटिंग करते हुए जो खाने का बिल आया होगा वो भी रिकवर नहीं होगा। फिल्म बनाने का पैसा तो भूल जाइए, पीने का पैसा तो भूल ही जाइए। मेरी समझ में नहीं आता कि ये कौन निर्माता है जो अनुराग कश्यप को भी पैसे दे देते हैं फिल्म बनाने के लिए, जबकि इनको पता है कि अनुराग कश्यप ऐसी वाहियात फिल्म बनाएगा कि चलने का सवाल ही पैदा नहीं है। इसी फ्राइडे को अक्षय कुमार की फिल्म जॉली LLB 3 भी रिलीज हुई और फिल्म ने बढ़िया ओपनिंग ली 12 करोड़ रुपए की। फिल्म ने दूसरे दिन बहुत ही बढ़िया बिजनेस किया 20 CR का। और आज संडे है, तीसरा दिन है, आज भी 18 से 20 करोड़ रुपए का बिजनेस जरूर होगा। यानी कि जो वीकेंड बिजनेस है वो तकरीबन 50 करोड़ रुपए का हो जाएगा। ये मैं मानता हूं कि फिल्म इतनी खराब है कि मंडे को सर्वाइव नहीं कर पाएगी और पूरा हफ्ता तो बिल्कुल सर्वाइव नहीं करेगी। लेकिन वीकेंड बिजनेस इतना बढ़िया हो गया है कि अब ये फिल्म 80 करोड़ से कम का बिजनेस नहीं करेगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर फिल्म 100 करोड़ रुपए का बिजनेस भी करती है तब भी ये फिल्म फ्लॉप है, क्योंकि इस फिल्म का बजट है 150 करोड़ रुपए। और 2017 में जॉली LLB 2 रिलीज हुई थी, उसने भी 100 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। यानी कि अगर एक फिल्म ने 8 साल पहले 100 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और 8 साल के बाद भी 100 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है तो इसका मतलब यह है कि वो फिल्म सुपर फ्लॉप है। तो जिस तरह से अक्षय कुमार की पिछली 12 फिल्में फ्लॉप हो चुकी है, ये भी फ्लॉप है। लेकिन अगर इस फिल्म के बिजनेस को पिछली फिल्मों के बिजनेस से कंपेयर किया जाए तो इस फिल्म ने बढ़िया बिजनेस किया है। और इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि इस फिल्म का नाम जॉली LLB 3 था।
अगर कोई नया नाम होता तो शायद ओपनिंग लगती 5 करोड़ रुपए की, लाइफ टाइम बिजनेस होता 30 से 40 करोड़ रुपए का। तो जो निर्माता है वो फ्रेंचाइज फिल्म इसीलिए बनाना चाहते हैं कि फ्रेंचाइज नाम से बहुत ही फायदा होता है, पब्लिक फिल्म को देखने जाती है। आप सभी जानते हैं कि 3 हफ्ते पहले विवेक अग्निहोत्री की फिल्म बंगाल फाइल्स रिलीज हुई थी, सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस हुआ है 10 CR से कम का। लेकिन 3 हफ्तों के बाद भी विवेक अग्निहोत्री रो रहा है, डेली एक वीडियो रिलीज करता है, डेली कहता है पब्लिक से कि मेरी फिल्म को देखो। नए वीडियो में विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि मैं थक गया हूं। उसकी वजह यह है कि ना बीजेपी मेरा सपोर्ट कर रही है, ना अदालत मेरा सपोर्ट कर रही है और ना ही पब्लिक मेरी फिल्म को देख रही है। तो मैं फंस गया हूं। जो पैसा मैंने इस फिल्म पर लगाया था, अगर वो नहीं आएगा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, बैंकरप्ट हो जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं आगे फिल्में कैसे बनाऊंगा? अरे भाई साहब विवेक भाई, लेकिन आपसे कह कौन रहा है कि आप आगे फिल्में बनाओ? क्यों बनानी है आपको फिल्म? आपको पता है कि आप एक से एक वाहियात फिल्म बनाते हो। आपकी जो लास्ट फिल्म थी वैक्सीन वार, वो भी डिसास्टर थी, ये फिल्म भी डिसास्टर हो चुकी है। तो आपको फिल्में बनानी क्यों है? बॉलीवुड में ऐसा कोई एक्टर नहीं है जिसको आपकी फिल्म करनी है, तो क्यों बनाना चाहते हो आप फिल्में? देखो विवेक भाई, अब रोने से कुछ नहीं होगा। पब्लिक ने आपकी फिल्म को रिजेक्ट कर दिया है। पब्लिक ने आपको बता दिया है कि ये आपका प्रोपगेंडा पब्लिक को बिल्कुल भी नहीं भा रहा है। पब्लिक को आपके प्रोपगेंडा से कोई लेना देना नहीं है। जो पैसे आपने लगाए थे उनका भुगतान आपको ही करना होगा। पब्लिक आपको पैसा नहीं देने वाली है। बस समझ रही हो? तो अब रोने से कोई फायदा नहीं। कितना भी रो, कितना भी उछलो, कितना भी कूदो, कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। और विवेक भाई, आप ये मान लो कि जो इस फिल्म पर आपने 35 करोड़ रुपया लगाया था वो पूरा बर्बाद हो चुका है, क्योंकि ना ही तो OTT राइट्स बिकने हैं, ना ही सैटेलाइट राइट्स बिकने हैं। तो कुछ नहीं आने वाला। अब बाय बाय टाटा हो गया सब कुछ। पंजाबी फिल्मों का एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ कहीं ना कहीं न्यूज में रहता है। कोई ना कोई कंट्रोवर्सी इसके साथ लगी रहती है। अब इसके साथ कंट्रोवर्सी ये हुई है कि निर्माता बोनी कपूर ने इसको नो एंट्री 2 से निकाल दिया है। अब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई क्या वजह थी कि बोनी कपूर ने इसको फिल्म से निकाला है। एक्चुअली इसको फिल्म से निकालने की वजह यह है कि जो इसकी फीस तय हुई थी वो तो जाहिर सी बात है इसको मिलेगी, लेकिन जो इसकी कंडीशंस थी वो बहुत ही अजीब थी। ठीक उसी तरह जैसे दीपिका की कंडीशन थी काल्की 2 के लिए। दिलजीत का यह कहना था कि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूं, तो मेरे साथ कम से कम 20-25 तो सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए जब मैं शूट करूंगा। मुझे कम से कम 5 वैनिटी वैन मिलनी चाहिए, 3 फूड वैन आनी चाहिए अलग अलग, वेज, नॉन वेज, सी फूड वगैरह वगैरह। और क्योंकि ये पंजाब से है तो जब मुंबई में आता है, शूट करता है, तो होटल में ही रहता है, तो इसको 5 स्टार होटल में तकरीबन 20 रूम भी चाहिए थे। बताओ। तो जब बोनी साहब ने ये सब कैलकुलेट किया तो पता चला कि भाई डेली का एक्स्ट्रा खर्चा है 40 लाख का। तो अगर दिलजीत ने इस फिल्म की शूटिंग 50 दिन की तो 20 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्चा होगा। कितना? 20 CR। इस भाई की पूरी फिल्म की रिकवरी 20 CR नहीं होती, लेकिन इस भाई को फीस भी चाहिए प्लस 20 CR एक्स्ट्रा खर्चा भी कराना है। तो मुझे आप बताइए कि बोनी साहब इसको फिल्म में क्यों रखते भाई साहब? तो बोनी साहब का फैसला बिल्कुल 100% करेक्ट है। बोनी साहब ने इसको धक्के मारकर फिल्म से निकाला है, बिल्कुल ठीक किया है। और जितने भी निर्माता हैं उन सबको यही करना चाहिए। उनको इसको कहना चाहिए कि भाई साहब हम तुझे देंगे 2 करोड़ रुपए और बाकी कोई भी खर्चा हम नहीं करेंगे। तुझे करना है तो कर, नहीं करना है तो मत कर, नहीं तो बॉम्बे में दिखना मत। बात खत्म। शाहिद के भाई ईशान खट्टर पट्टर की एक फिल्म आई है जिसका नाम है होम बाउंड। इसमें हीरोइन है जानवी कपूर। ये एक आर्ट फिल्म है एक्चुअली, और इस फिल्म को इंडिया की ऑफिशियल एंट्री बनाया गया है ऑस्कर के लिए। आप अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे बताइए कि क्या इस फिल्म को ऑस्कर मिल सकता है? क्या ईशान खट्टर पट्टर और जानवी कपूर को ऑस्कर मिल सकता है? भाई साहब, अगर इन दोनों को ऑस्कर मिल गया तो फिर तो ये दोनों मतलब कितने बड़े स्टार हैं, आप अंदाजा लगाइए। अमिताभ बच्चन साहब से बड़ा स्टार हो गया ईशान खट्टर पट्टर, जानवी कपूर ऐश्वर्या से बड़ी स्टार हो गई है, कटरीना से बड़ी स्टार हो गई है। मतलब ये पॉसिबल है क्या? आप मुझे बताओ। तो फिर ऐसी फिल्मों को हर साल ऑस्कर के लिए क्यों भेजा जाता है?
आपको पता ही है कि पिछले साल आमिर टिंगू भाई की फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा गया था, जिसका नाम था लापता लेडीज। मैंने कहा था कि ऑस्कर में से इस फिल्म को लात मारकर बाहर निकाला जाएगा, वही हुआ था। इस साल भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म को लात मारकर, धक्के मारकर ऑस्कर से बाहर निकाला जाएगा। तो फिर ऐसी फिल्मों को ऑस्कर के लिए क्यों भेजते हो भाई? अरे कोई ढंग की फिल्म भेज लिया करो यार, ऐसी क्या प्रॉब्लम है भाई? जब महेश भट्ट साहब कभी जवान हुआ करते थे, उस वक्त भट्ट साहब का जलवा हुआ करता था, बहुत बड़े फिल्म मेकर थे। यही वजह है कि लड़कियों की लाइन लगी रहती थी ऑफिस में। अब भट्ट साहब उन दिनों को भूल नहीं पाते, भट्ट साहब को वही सब चाहिए, वो होने वाला नहीं है अब, तो क्या करे? तो यही सब मजे लेने के लिए भट्ट साहब ने एक फिल्म बनाई है और इस फिल्म का नाम है तू मेरी कहानी। इस फिल्म की डायरेक्टर एक लड़की है। एक्चुअली डायरेक्शन तो भट्ट साहब ने किया है, एडिटिंग भी भट्ट साहब ने ही की है, लेकिन डायरेक्शन में एक लड़की का नाम डाला है जो भट्ट साहब की गर्लफ्रेंड है। इस लड़की का नाम है शुहरिता दास और भट्ट साहब ने इस फिल्म को तकरीबन 3 सालों में कंप्लीट किया है। थोड़ी सी शूटिंग करते थे, रोक देते थे, शूटिंग करते थे, रोक देते थे, क्योंकि भट्ट साहब को पता था कि जिस दिन ये फिल्म कंप्लीट हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, उस दिन सब लड़कियां भाग जाएंगी, भट्ट साहब फिर ऑफिस में अकेले बैठे होंगे। लेकिन फाइनली भट्ट साहब ने इस फिल्म को कंप्लीट कर दिया है और यह फिल्म जल्दी ही रिलीज होने वाली है। टी सीरीज की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है पति का जुगाड़ पत्नी की शंका। आप अंदाजा लगाइए कि भूषण कुमार इस स्टेज पर आकर इतना बड़ा प्रोड्यूसर बनने के बाद ऐसे नाम की फिल्म रिलीज करने वाला है, बनाने वाला है। भाई ऐसे नाम की फिल्म अगर एकता कपूर बनाए तो माना जा सकता है, अनुराग कश्यप बनाए तो माना जा सकता है, डबल ढोल के आयुष्मान खुराना ऐसी फिल्म करे तो माना जा सकता है। भूषण कुमार जो इतना बड़ा प्रोड्यूसर है वो ऐसे नाम की फिल्म बना रहा है। भूषण साहब कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए भाई साहब। अपने वक्त में प्रहलाद कक्कड़ साहब बहुत बड़े एड फिल्म मेकर थे। मैं आपके बता दूं कि ऐश्वर्या को पहला एड प्रहलाद कक्कड़ ने ही दिया था और आज के वक्त में बेचारे सलमान का बहुत बुरा वक्त चल रहा है। जिसको देखो वो सलमान को गरिया रहा है, जिसको देखो वो सलमान के बारे में उल्टी सुल्टी बातें कर रहा है, जिसको देखो वो सलमान पर इल्जाम लगा रहा है। एक कहावत है कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन तो भरता ही है, तो सलमान का भी जो पाप का घड़ा था वो भर चुका है। अब किसी को सलमान से डर नहीं लगता। यही वजह है कि हर कोई सलमान की पोल खोल रहा है। तो कक्कड़ ने भी सलमान खान की पोल खोली है। कक्कड़ ने कहा है कि जब कभी सलमान ऐश्वर्या का बॉयफ्रेंड हुआ करता था तो ऐश्वर्या को बहुत ही टॉर्चर किया करता था। ऐश्वर्या का घर लोखंडवाला की एक बिल्डिंग में था, उसी में कक्कड़ भी रहा करता था और सलमान रात को ऐश्वर्या के घर पर आकर उसको पीटा करता था, उसको टॉर्चर किया करता था। सलमान बुरी तरह से शराब पी लेता था और फिर खुद ही दीवारों में अपना सर टकराता था। कक्कड़ ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि सलमान इतना खराब आदमी है, इतना गंदा आदमी है कि उसके साथ कोई लड़की शादी कर ही नहीं सकती, उसके साथ कोई लड़की रह ही नहीं सकती। यही वजह है कि उसकी शादी आज तक नहीं हुई। यह सब कुछ कक्कड़ साहब ने कहा है। मुझे नहीं पता कि भाई वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। अगर आपको याद हो तो सलमान की दूसरी गर्लफ्रेंड सोमी अली भी यह कह चुकी है कि सलमान उसको बहुत पीटता था। कैटरीना भी ऑफिशियली यह कह चुकी है कि सलमान उसको पीटता था और संगीता बिजलानी भी ऑफिशियली यह कह चुकी है कि सलमान उसको टॉर्चर किया करता था। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर सभी लड़कियां ये कह रही है, बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं, तो सलमान ऐसा करता था। सलमान लड़कियों को पीटता है। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि अब सलमान की एज इतनी हो गई है कि अब सलमान उस पोजीशन में नहीं है कि भाई किसी लड़की को पीटे, किसी लड़की को टॉर्चर करे। हर एज में इंसान का अलग बिहेवियर होता है। अब सलमान का वो बिहेवियर नहीं है, ये मैं मानता हूं। आप सभी जानते हैं कि फिल्म हेरा फेरी बहुत ही फेमस फ्रेंचाइज है और इस फिल्म के निर्माता हैं फिरोज नडियाडवाला। इस फिल्म में बाबू राव का कैरेक्टर किया था परेश रावल ने, जो बहुत ही फेमस है। और आप जानते हैं कि कपिल शर्मा अपने शो में किसी ना किसी किरदार की नकल करता रहता है, किसी ना किसी एक्टर की नकल करता रहता है। तो कुछ दिनों पहले कपिल शर्मा ने अपने शो के एक एपिसोड में इस किरदार को भी यूज किया, यानी कि किक्कू शारदा ने बाबू राव बनकर उस एपिसोड में एक्टिंग की। इसी को लेकर हेरा फेरी 3 के निर्माता फिरोज भाई बिल्कुल खुश नहीं है और उन्होंने कपिल शर्मा और नेटफ्लिक्स को लीगल नोटिस भेज दिया है। और ये लीगल नोटिस भेजा है फिरोज भाई की लॉयर सना रईस खान ने। ये लड़की बहुत ही तेज तर्रार है। आज के वक्त में इस लड़की को नंबर 1 लॉयर माना जाता है। मुंबई हाई कोर्ट, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस लड़ती है और 98% केस जीतती भी है। ये सना रईस खान वही है जो बिग बॉस में भी आई थी। जब SRK के बेटे आर्यन खान का केस हुआ,
उस वक्त ये लड़की बहुत चर्चा में आई थी, क्योंकि उस केस में आर्यन के साथ और भी कई लड़के थे और एक लड़की की लॉयर सना रईस खान ही थी और सबसे पहले उसी लड़के को जमानत मिली थी। तो सना ने कपिल शर्मा और नेटफ्लिक्स को नोटिस भेजा है कि आप हमारी फिल्म हेरा फेरी के बाबूराव के कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते अपने शो में बिना हमारी परमिशन के, और अगर आपने ऐसा किया है तो हर्जाना दीजिए और माफी मांगिए। और जैसे कि मैंने कहा कि सना रईस खान बहुत ही खतरनाक लॉयर है, तो भाई साहब आप ये बात मान लीजिए कि कपिल शर्मा को लेने के देने पड़ गए। निर्माता करण जौहर की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शशांक खेतान ने। इस फिल्म का हीरो है वरुण धवन, हीरोइन है जानवी कपूर। और आज के वक्त में इस फिल्म के एक गाने की चारों तरफ चर्चा हो रही है। इस गाने को गाया है नंबर 1 सिंगर गुरु रंधावा ने। इस गाने पर जानवी और वरुण ने बहुत बढ़िया डांस भी किया है और इसकी जो कोरियोग्राफी है वो भी बहुत अच्छी है। गाने का स्टाइल एकदम हटके है, एकदम नया है, बहुत ही कमाल का है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको भी ये गाना सुनना चाहिए, देखना चाहिए, भाई साहब मजा आ जाएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि दीपिका को काल्की 2 से निकाल दिया गया है, लेकिन दीपिका ने शूटिंग चालू कर दी है शाहरुख खान के साथ उसकी आने वाली फिल्म किंग के लिए। तो काल्की 2 के निर्माताओं को जलाने के लिए दीपिका ने एक फोटो पोस्ट किया जहां वो शाहरुख खान के हाथ में हाथ रखे हुए हैं और दीपिका ने कहा कि आज से मैं अपनी फिल्म किंग की शूटिंग चालू कर रही हूं। देखो मैडम, बात ऐसी है कि आप किसी की भी फिल्म की शूटिंग करो ना करो, लेकिन काल्की 2 वाले तो अब आपको लेने वाले हैं नहीं, उन्होंने आपको निकाल दिया, बात खत्म हो गई है। बॉलीवुड में एक बहुत ही कमाल का सिंगर था जुबीन गर्ग, इसकी मौत हो गई है। ऊपर वाला करे इसको स्वर्ग में जगह मिले। यह लड़का अपनी वाइफ के साथ सिंगापुर हॉलिडे पर गया था और वहीं पर एक दुर्घटना में इसकी मौत हो गई। जुबीन भाई ने मेरी फिल्म देशद्रोही के लिए 2-3 गाने गाए थे और बहुत ही बढ़िया गाने थे वो। ऊपर वाला करे कि किसी के भी साथ ऐसी दुर्घटना ना हो। यह बात तो मैं आप लोगों को पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं कि वार 2 के बहुत बड़ी फ्लॉप होने के बाद क्रिश 4 बंद हो गई है, जिसको डायरेक्ट करने वाला था ऋतिक रोशन, हीरो भी ऋतिक रोशन ही था, लेकिन इस फिल्म का निर्माता था आदित्य चोपड़ा और इस फिल्म का बजट है तकरीबन 500 से 600 करोड़ रुपए। तो अब और बहुत सारी डिटेल्स आ गई है जिनको मैं आपको बताना चाहूंगा। एक्चुअली आदि को यह उम्मीद थी कि वार 2 का बिजनेस होगा कम से कम 600 से 700 करोड़ रुपए, यानी कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर हो गई, लाइफ टाइम बिजनेस हुआ सिर्फ 150 CR और यही वजह है कि इस फिल्म के सैटेलाइट और OTT राइट्स नहीं बिक रहे हैं, 100 करोड़ रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आदि को इस फिल्म में कम से कम मिनिमम 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 200 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी अमाउंट तो है नहीं। और जैसे कि मैंने बताया कि क्रिश 4 को बनाने के लिए ऋतिक को चाहिए तकरीबन 500 करोड़ रुपए और किसी भी फिल्म के 500 करोड़ रुपए बजट होने का मतलब क्या है कि भाई वो फिल्म थिएट्रिकल बिजनेस करेगी कम से कम 700 से 800 करोड़ रुपए का ये पैसा रिकवर करने के लिए। और अगर वार 2 ने 150 करोड़ का लाइफ टाइम बिजनेस किया है, जिसमें तेलुगु फिल्मों का सुपरस्टार जूनियर NTR भी था, तो ऋतिक की फिल्म कितने का बिजनेस करेगी जिसमें ऋतिक सोलो हीरो होगा। तो आदि चोपड़ा को पता चल गया कि भाई वो कोई भी फिल्म ऋतिक के साथ 100-150 करोड़ रुपए के ऊपर नहीं बना सकता। यही वजह है कि आदि ने ऋतिक से कहा कि भाई साहब मैं इस फिल्म को नहीं बनाना चाहता, ये फिल्म आप किसी और के साथ बना लीजिए। यह बात सुनकर ऋतिक को गुस्सा आ गया। ऋतिक का कहना यह है कि भाई साहब आपने कमिटमेंट किया था, आपने कहा था कि हां आप इस फिल्म को बनाने के लिए मुझे पैसे देंगे, तो आपकी फिल्म वार 2 हिट हो या फ्लॉप हो मुझे इससे क्या लेना देना। जब मेरे साथ आपने कमिटमेंट किया था तो आपको मुझे पैसे देने चाहिए। और आदि चोपड़ा ने कहा कि भाई साहब आप जाइए कहीं और से पैसे ले लीजिए, मुझे तो ये पैसे नहीं देने हैं। इतना बड़ा बावला मैं नहीं हूं कि मैं जानबूझकर एक कुएं में कूद जाऊं, मैं जानबूझकर अपने 300-400 करोड़ रुपए में आग लगा दूं। तो कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म को लेकर आदि और ऋतिक में खूब झगड़ा हुआ और फाइनली बोलचाल बंद हो गई। अब जिंदगी में कभी भी ऋतिक आदि की किसी फिल्म में काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं ऋतिक को जानता हूं। अगर उसको एक दफा किसी आदमी से नफरत हो गई तो हो गई। अब तो जिंदगी में कभी भी ऋतिक ना ही आदि की शक्ल देखेगा, ना ही आदि से बात करेगा और ना ही आदि की किसी फिल्म में काम करेगा। लेकिन साथ ही यह भी तय हो गया कि क्रिश 4 अब नहीं बनेगी, क्रिश 4 हमेशा के लिए बंद हो गई। क्योंकि आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में कोई भी कॉर्पोरेट ऐसा नहीं है, कोई भी निर्माता ऐसा नहीं है जो ऋतिक की फिल्म में 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए एग्री हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि काल्की 2 से दीपिका को क्यों निकाला गया। दिलजीत
जीत को नो एंट्री 2 से क्यों निकाला गया। और इसी बात को लेकर टिंकू भाई आमिर खान ने भी एक इंटरव्यू दिया है। आमिर ने कहा है कि जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उन्होंने एक्टरों को बर्बाद कर दिया है, उन्होंने एक्टरों की आदत बिगाड़ दी है। किसी भी एक्टर को कोई भी खर्चा प्रोड्यूसर से नहीं मांगना चाहिए। आमिर का कहना यह है कि आज की तारीख में जो एक्टर का ड्राइवर होता है उसकी सैलरी भी निर्माता देता है। ड्राइवर का पैसा, उनकी जो मंथली सैलरी है वो नहीं देते, वो प्रोड्यूसर देता है। कुक का पैसा भी, जिम ट्रेनर, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी भी निर्माता देता है। एक्टर के जो बाकी के स्टाफ हैं उनकी सैलरी भी निर्माता देता है और ये बहुत ही गलत बात है। टिंकू भाई ने बहुत अच्छी बात कही है। टिंकू भाई ने कहा है कि इन एक्टरों को शर्म आनी चाहिए अगर वो इस तरह से निर्माताओं को हैरेस करते हैं। किसी भी एक्टर को यह घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए। I'm saying it strongly. It's a shame that even today there are actors who are being very unfair to their producers and to their... टिंकू भाई का कहना यह है कि जब आपने निर्माता के साथ फिल्म की एक फीस तय कर ली है तो बात खत्म हो गई। निर्माता आपको वही फीस देगा। अब आपको किसको क्या सैलरी देनी है, कहां क्या खर्चा करना है वो आप जानिए। निर्माता आपके स्टाफ को सैलरी क्यों दे, निर्माता आपके खर्चे क्यों उठाए। और टिंकू भाई की बात बिल्कुल सही है। हर एक निर्माता को यही करना चाहिए। अगर कोई भी एक्टर फालतू के खर्चे कराता है तो उसको लात मारकर फिल्म से निकाल देना चाहिए। खबर आई है कि कैटरीना कैफ प्रेग्नेंट है, जल्दी ही मां बनने वाली है। कैटरीना का बच्चा पैदा होगा 15 से 30 अक्टूबर के बीच में। मेरी तरफ से कैटरीना और विक्की भाई को एडवांस में बहुत बहुत मुबारक। हिंदुस्तान में जितने भी क्रिकेटर्स हैं सबके सब एक नंबर के ठरकी हैं। सब के सब भाई साहब बॉलीवुड की मॉडल्स को घुमाते हैं। आप सभी जानते हैं कि हार्दिक ने एक एक्ट्रेस से शादी की थी, डिवोर्स हो गया। उसके बाद हार्दिक कई जगह नजर आया जास्मीन वालिया के साथ और कहा गया कि अब ये हार्दिक की गर्लफ्रेंड है, उससे भी ब्रेकअप हो गया। अब हार्दिक पांड्या डेट कर रहा है महिका शर्मा को। ये भी कोई स्ट्रगलर है, हीरोइन बनना चाहती है। ये रिश्ता कितने दिन चलेगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन ब्रेकअप तो पक्का है। ब्रेकअप तो होना ही है, वो 4 दिन के बाद हो, 1 महीने के बाद हो या 2 महीने के बाद हो। 2 महीने से ज्यादा नहीं चल सकता, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। दिव्या खोसला ने अपने इंटरव्यू में सभी एक्ट्रेस को टारगेट किया है। दिव्या ने कहा है कि आज की तारीख में जितनी भी लड़कियां हैं सब ने सर्जरी कराई हुई है। कुछ लड़कियां सर्जरी कराती है मुंबई में क्योंकि यहां सस्ते में हो जाती है, और कुछ लड़कियां सर्जरी कराती है दुबई में, वहां थोड़े ज्यादा पैसे लगते हैं। लेकिन मैं किसी भी लड़की की शक्ल देखकर यह बता सकती हूं कि इसने सर्जरी मुंबई में कराई है या दुबई में कराई है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज की तारीख में सब लड़कियों ने सर्जरी कराई हुई है तो सबकी शक्ल एक जैसी ही दिखती है। मैं दिव्या खोसला की इस बात से तो बिल्कुल सहमत हूं कि आज की तारीख में जिसको देखो वो लड़की सर्जरी करा रही है। सबने सर्जरी करा ली है। क्यों सर्जरी कराती है मेरी समझ में नहीं आता। कई लड़कियां तो अपना फेस बहुत ही बुरी तरह से बिगाड़ चुकी है, जैसे कि वानी कपूर सर्जरी से पहले क्या सुंदर लड़की हुआ करती थी और आज आप देखो भाई साहब। जैसे अभी आर्यन खान की वेब सीरीज रिलीज हुई है बेड्स ऑफ बॉलीवुड, उसमें एक लड़की है शहर बांबा, भाई साहब सर्जरी करा के ऐसी गंदी दिख रही है कि पूछो मत यार। ये लड़की इतनी सुंदर थी अपनी पहली फिल्म में, इसको सर्जरी क्यों करानी थी मेरी समझ से बिल्कुल बाहर की बात है। एक लड़की थी कोयना मित्रा, बहुत ही सुंदर लड़की हुआ करती थी भाई साहब, उसने सर्जरी कराई थी और अपना फेस इतना बिगाड़ लिया था कि उसके बाद आज तक उसको कोई काम नहीं मिला। तो मेरे ख्याल में जो दिव्या जी ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि भाई लड़कियों को सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। जो फेस आपको ऊपर वाले ने दिया है वो बहुत अच्छा है, उससे बेस्ट कोई भी फेस नहीं हो सकता। औरतों की कांतिलाल शाह गंदी फिल्में बनाने वाली एकता कपूर ने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है वरुशाबा। इसमें मेन हीरो की भूमिका निभा रहा है मोहनलाल यानी कि छोटा भीम, और इसमें मेन लीड हीरोइन है संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर। शनाया कपूर साला एक ही जीवन में क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या सुनना पड़ेगा। ऊपर वाले ने किस गोले पे भेज दिया जहां शनाया कपूर भी एक्ट्रेस है। आप अंदाजा लगाओ, शनाया कपूर, अनन्या पांडे, सारा अली खान, ये भी एक्ट्रेस है साला। ऊपर वाले क्या कर रहा है यार। तो इस फिल्म वरुशाबा का टीजर रिलीज हो गया है और भाई साहब मैंने भी देखा है। स्टार्टिंग में ही एक बड़ा सा सेट दिखाया जाता है जो वैसा ही बनाया गया है जैसे कि बाहुबली का सेट था, और इस सेट को देखते ही यह पता चल जाता है कि इस फिल्म की कहानी भी उसी वक्त की है जिस वक्त की कहानी बाहुबली की दिखाई गई थी। अब एक औरत को दिखाया गया है जो एक बच्चे को जन्म दे रही है। मेरी समझ में बात नहीं आती बहुत सारी फिल्मों में ऐसे क्यों दिखाया जाता है
कि भाई एक औरत चिल्ला रही है क्योंकि वो किसी बच्चे को जन्म दे रही है। अरे भाई ये दिखाना जरूरी है? किस किताब में लिखा हुआ है, जरा मुझे बताओ आप। अब एक हीरो को दिखाया जाता है जिसका कभी हाथ आता है, कभी वो तलवार निकाल रहा है, कभी वो चल रहा है। इससे पता चलता है कि ये हीरो राजा है और उसकी प्रजा उसके पीछे भाग रही है। फिर बड़ा सा दरबार दिखाया जाता है, बड़ा सा महल दिखाया जाता है, शक्ल अभी भी नहीं दिखाई जाती। और अब एक्शन शुरू होता है, तलवारबाजी होती है और अब छोटे भीम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। छोटा भीम तलवार लेकर आता है और बैठता है और दिखाता है कि देखो मैं हूं इस फिल्म का हीरो। अरे भाई साहब, छोटे भीम साहब, आपको राजा के रोल में कौन देखेगा? आपकी हाइट है 2.5 फीट 3 इंच, राजा किस एंगल से लगते हो आप यार? मतलब कुछ भी हो रहा है भाई। तो मुझे इस फिल्म के ट्रेलर को देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं इस टीजर को देखकर ही बता सकता हूं कि ये फिल्म एक नंबर की वाहियात फिल्म है, घटिया है। इस फिल्म को पब्लिक झेल नहीं पाएगी। इस फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय है, गारंटी है। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।